हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे औसत वेग और औसत चाल के बारे में। यूँ तो सभी को पता है, सभी स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स सबको पता है कि औसत चाल मतलब कि चाल और वेग होता क्या है, परिभाषा और फॉर्मूला सूत्र सभी को पता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग जो है थोड़ा डीप मीनिंग समझेंगे कि डीप मीनिंग और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम समझेंगे कि औसत वेग और औसत चाल क्या होती है, यानी जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज जो स्पीड होती है वो आखिर होता क्या है। हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियोज में भी बताया है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं थॉरोली बताऊंगा कि औसत चाल और औसत वेग में क्या अंतर होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम दो भागों में समझेंगे। पहला भाग होगा आपका वेग, ठीक है। पहला भाग में हम वेग और चाल को समझेंगे और दूसरे भाग में हम समझेंगे औसत वेग और औसत चाल। ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अब इसमें देखो क्या है, वेग और चाल यानी कि वेलोसिटी और स्पीड आप समझते हैं, वेलोसिटी एंड ये स्पीड हो गया, और ये आपका जो है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, पर इसलिए थोड़ा बता दिया, इसलिए इंग्लिश लिख दिया एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो पहले हम बात करेंगे वेग और चाल यानी कि वेलोसिटी और स्पीड की। सबको पता है कि वेग की परिभाषा क्या होती है। वेग की परिभाषा सिंपल सी बात है कि वेग की परिभाषा होती है जो क्या होती है, मतलब किसी वस्तु को हम एक निश्चित समय में कितना विस्थापित कर पाते हैं, यानी किसी भी आइटम को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी फिक्स टाइम में जो है कितना उसको हम डिस्प्लेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसे हम कहते हैं वेग, यानी कि कितना विस्थापन किया हमने फिक्स टाइम में, ठीक है। स्पीड क्या होता है कि स्पीड कहते हैं कि एक निश्चित टाइम में कितनी दूरी तय की है। देखिए, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट और दूरी यानी कि डिस्टेंस, इन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था कि इस वीडियो में हम थॉरली समझेंगे कि वेग और स्पीड क्या होती है। तो पहले हम बात करेंगे वेग की, यानी कि हम बात करेंगे पहले किसकी, वेलोसिटी की। कि वेलोसिटी, कोई इसको वेलोसिटी बोलता है, कोई वेलोसिटी बोलता है, कैसे भी उसको प्रोनाउंस कर लीजिए आप। वेलोसिटी का जैसा आप जानते हैं कि आपने हिंदी वाले जो स्टूडेंट है आप जानते हैं विस्थापन बटे समय, यानी कि विस्थापन को आप समय से अगर डिवाइड कर दीजिए, ये फॉर्मूला बन गया। अब परिभाषा भी इसकी यही है कि एक निश्चित समय में कोई वस्तु जितना विस्थापित होती है हम उसी पूरी घटना को क्या बोलते हैं, ये उसका क्या है, वेग है, यानी कि वेलोसिटी है, ठीक है। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो वेग का जो फॉर्मूला है कि विस्थापन बटे समय। तो इसमें एक और लाइन में बता दूं। दूसरा जो मैंने आपको बताया चाल, दोनों को एक साथ बोलूंगा। चाल यानी कि स्पीड, जो स्पीड है आपकी, स्पीड को आप बोलते हो, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस यानी कि दूरी बटे समय, आप ऐसे कहते हैं फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ऑब्लिक टाइम। अब यहां पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वेग और चाल का, वेलोसिटी और स्पीड का, यहां पर विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, दूरी यानी कि डिस्टेंस, दो शब्द यहां पर आ रहे हैं, दो वर्ड आ रहे हैं। इनका आखिर मीनिंग क्या है? सबसे पहले आपको विस्थापन को समझना है, उसके बाद दूरी को समझना है, ठीक है। जब आप वेग और चाल यानी कि डिस्प्लेसमेंट और स्पीड को समझ जाएंगे, फिर उसके बाद औसत जो होगा आपका, जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज जो स्पीड होगी, यानी कि औसत चाल और औसत जो वेग होगा, उसको भी आपको समझने में देरी नहीं लगेगी। तो पहले हम चलते हैं विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं विस्थापन की, पहले बात करेंगे विस्थापन की। ये विस्थापन आखिर होता क्या है? बच्चे आप लोग पढ़ लेते हैं सारे, किताब में आपने इसकी परिभाषा भी समझी होगी और इसको याद भी किया होगा, रटा भी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रट भी लिया होगा कि हाँ विस्थापन किसे कहते हैं और दूरी किसे कहते हैं, ठीक है। विस्थापन, देखो विस्थापन को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं। देखो, विस्थापन को आप यूं भी कह सकते हैं कि आपने एडिशनल यानी कि अधिकतम और कम से कम कितना आपने उसमें काम किया है, एक मोटी मोटी परिभाषा में। ये कोई साइंस की परिभाषा नहीं बता रहा हूं आपको मैं। जैसे मान लीजिए आपने जो है
जैसे ये सपोज यहाँ पर यहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई, यहाँ पर ये कोई मैंने आपको कोई चीज़ रखी, इसको मैंने यहाँ से इधर खिसकाया, इसको स्लाइड किया, यहाँ से इसको खिसकाया मैंने यहाँ तक, ठीक है। यहाँ ये ए पोजीशन में था, ये आपका बी पोजीशन में, ये चीज़ यहाँ पर आ गई अब, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ की इसकी जो डिस्टेंस थी वो थी 15 सेंटीमीटर। ये कितनी थी? 15 सेंटीमीटर। ध्यान से डिस्टेंस, एक शब्द आ गया डिस्टेंस, ठीक है। अभी आगे बात करूंगा मैं। ये 15 सेंटीमीटर आपने यहाँ तक खिसकाया है, ये अभी विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं हुआ। अब क्या है, मैं वैसे तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी है, लेकिन मैं आगे की परिभाषा बता रहा हूँ। अब मान लीजिए आपने इस चीज़ को, जो भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको आपने बी पॉइंट से इसको आपने फिर इधर खिसकाया, ये यहाँ पर आ गया सी पॉइंट पे, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो टोटल यहाँ पर जो विस्थापन होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ध्यान दीजिए आप, जो टोटल जो विस्थापन होगा वो होगा 10 - 5, दैट इज 5 सेंटीमीटर। यानी कि विस्थापित किया आपने इसको, यहां से इसको एक जगह से दूसरी जगह ले गए, तो कितना विस्थापन हुआ। यानी कि हम दूसरे शब्द में अगर इसको वैसे रफ लैंग्वेज में समझे तो विस्थापन को आप ये भी कह सकते हैं कि आपने टोटल कुल कितना कैलकुलेशन किया या कुल कितना काम आपने किया। पर वैसे तो ये कार्य की परिभाषा नहीं है, लेकिन मैं कहूँ कि आपने यहाँ से यहाँ इतना खिसका है, फिर यहाँ से इतना खिसका है, तो बताया आपने कुल कितना, क्या चीज़ देखी आपने उसमें। तो आपने क्या चीज़ देखी? आपने ये चीज़ देखी कि पहले मैं 10-15 सेंटीमीटर ले गया था, फिर 5 सेंटीमीटर ले गया था, सॉरी ये 5 सेंटीमीटर था, यहाँ पर 10 में से 5 ये, सॉरी ये 15 था, सॉरी ये 15 था, तो 15 - 5 कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। तो 15 में से आपने 5 घटाया, 10 सेंटीमीटर, यानी कि इस वस्तु में जो टोटल जो विस्थापन हुआ कितना का हुआ? 10 सेंटीमीटर का हुआ। अब हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर हम दो दूरियों की तुलना करें, एक ही वस्तु की एक घटना में यदि हम दो दूरियों की तुलना करें, तो जो तुलनात्मक जो आंसर आएगा वही आपका विस्थापन कहलाएगा। ये तो मैं हिंदी शब्द जो हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे उनको समझा रहा हूँ, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि सिंपल सी बात है कि एक इवेंट होता है, कोई भी एक इवेंट घट रहा है, इस पूरी यूनिवर्स में कोई भी एक इवेंट आपका हो रहा है, उस इवेंट में हम यूं कह सकते हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसको ले गए, और फिर उस दूसरे पॉइंट हम किसी तीसरे पॉइंट में ले गए। यानी कहने की मतलब कि इस पूरे इवेंट में हमने टोटल जो डिस्टेंस, यानी कि जो कंपैरिजन किया दो डिस्टेंसेस का जो कंपैरिजन किया, जो कैलकुलेशन किया, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये मैं रफ लैंग्वेज समझा रहा हूं, ये कोई विज्ञान की परिभाषा नहीं, साइंस की परिभाषा नहीं, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आप लोग समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कि पहले डिस्टेंस या फिर उससे फिर, हाँ हो सकता है कि देखो ये भी हो सकता है कि यहां पर 15 सेंटीमीटर, फिर ये आगे गए, माना यहां पर ये 5 सेंटीमीटर और गया, यहां पर डी पॉइंट पहुंच गया, तो अब ये यहां से लेकर इस सी पॉइंट को भूल जाइए, अब यहां से यहां गया, पहले 15 था, अब 5 था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 15 - 5 = 20 हुआ। यहां पर घटेगा, यहां पर जुड़ेगा, क्योंकि पहले इस पोजीशन में था, अब उस पोजीशन में था। यानी कि पोजीशंस में, यानी कि एक डायरेक्शन में, ध्यान है कि एक डायरेक्शन में आप काम होगा, क्योंकि ये बिना डायरेक्शन पहले इस डायरेक्शन में था, फिर अब इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो डायरेक्शन का बहुत इसमें वैल्यू पड़ रहा है। क्यों डायरेक्शन का वैल्यू क्यों है? क्योंकि देखिए कि पीछे की डायरेक्शन में ये माइनस हो रहा है और आगे की डायरेक्शन में क्या ऐड हो रहा है। ये ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शन होते हैं। डायरेक्शन इसलिए होता है क्योंकि आपको एक्चुअल पोजीशन के बारे में उसके पता करना है, तो इसलिए डायरेक्शन को लेना पड़ेगा। तो अब देखिए यहां पर 15 था, यहां पर 5, तो आपने 15 में से 5 कम किया तो 10 सेंटीमीटर, यहां तक 15 था, फिर यहां से आ गया तो 5 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा, तो आपने 15 में 5 जोड़ दिया, उस केस में आपने क्या किया? 15 में 5, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट था वो 20 सेंटीमीटर का था। तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट में आपका डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है, यानी कि दिशा का होना बहुत जरूरी है। तो जब डिस्प्लेसमेंट में दिशा आ गई है तो वेग में भी दिशा आ जाएगी, और जिस राशि में या जिस भौतिक राशि में दिशा होती है वो क्या होती है? सदिश राशि होती है। तो इसका मतलब वेग आपका क्या है? ये आपकी सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या भाई? सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेग को सदिश राशि कहा जाता है। क्योंकि विस्थापन में क्या होती है? दिशा होती है। आप दिशा इसलिए क्योंकि दिशा से तो हमें पता चला कि माइनस से प्लस, आगे जाने पर जुड़ रहा है, पीछे आने पर माइनस हो रहा है, विस्थापन से पता चल रहा है। तो ये था आपका विस्थापन। किन्हीं दो पोजिशंस की तुलना जब की जाती है, किसी मतलब ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, तो
मूव करने के बाद जो है उसकी जो दो पोजीशंस होती है, उन दो पोजीशंस की तुलना, अब वो तुलना माइनस में हो सकती है, वो तुलना आपके प्लस में हो सकती है। देखिए इधर माइनस हो गया था, उधर प्लस हो गया था। जब तुलना की जाती है तो जो ये पूरा इवेंट होता है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन कहते हैं। तो जब इसी विस्थापन को हम जब समय से टाइम मतलब इसी क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं, जब इसी विस्थापन को हम समय से भाग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं विस्थापन आपके समझ में अब आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूरी की। ध्यान रखना दूरी की, हम सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ दूरी की बात करते हैं। तो दूरी यानी कि डिस्टेंस। थोड़ा ध्यान से देख सुनना बच्चों इसमें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चों को जो अभी 9th 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस यानी कि दूरी। दूरी किसे कहेंगे, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक एक फिक्स समय में जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की जो कंडीशन, जो बीच की जो स्थिति होती है, उस बीच की स्थिति को हम जब परिकलन करते हैं तो उसे हम दूरी कहते हैं। या हम यूं भी कहते हैं कि एक बिंदु जो है दूसरे बिंदु से किस संबंध से जुड़ा हुआ है, उसी संबंध को हम दूरी कहते हैं। ये मैं आपको रफ लैंग्वेज में बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन देखो दूरी का हिसाब कैसे करेंगे हम लोग। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है ए पॉइंट पे, ये यहां से गया बी पॉइंट पे, ठीक है। ये सॉरी उल्टा कर दिया, ये वस्तु है, ये आपका बी पॉइंट है। तो मान लीजिए यहां से आपका ये 15 सेंटीमीटर है। तो अब यहां से ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पर गया, तो इसने टोटल ट्रैवल कितना किया, 15 सेंटीमीटर का ट्रैवल किया, ठीक है। ध्यान रखिए, पहले आपको डिस्प्लेसमेंट दिमाग में रखिए, अब ट्रैवल को दिमाग में रखिए, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि वापस ये बी जो है यहां से वापस फिर आ गया ए पोजीशन पे, 15 सेंटीमीटर फिर चलाइए, तो टोटल कितना चलाइए डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना चला 30 सेंटीमीटर। 15 इधर को 15 इधर को। क्यों, जैसे आप बच्चे लोग अपने स्कूल जाते हो ना, अक्सर जब स्कूल जाते हो तो मान लीजिए आपका स्कूल आपके घर से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, आप मतलब यहां से गए 2 किलोमीटर और फिर आपने देखा स्कूल बंद है, फिर आप वापस आ गए, तो टोटल कितना चले आप 2 और 2 4 किलोमीटर। यानी कि आपने टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल की वो कितनी है 4 किलोमीटर की। वो 4 किलोमीटर, ये यहां तो 15 सेंटीमीटर दिया मैंने, तो आपने टोटल 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की। अब ध्यान देखिए यहां पर आपने माइनस नहीं किया, आपने 2 किलोमीटर के फिर 2 किलोमीटर माइनस को, तो वो 0 हो जाएगा। तो आप बोलोगे मैंने 0 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की, जबकि ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है, स्कूटर लेके भी जाओगे, अगर 2 किलोमीटर जाओगे और फिर 2 किलोमीटर वापस आओगे तो डिस्टेंस कितनी, क्योंकि 4 किलोमीटर की नहीं हो जाएगी। आप भी तो बोलते हो ना कि मेरा इतना पेट्रोल बर्बाद हो गया, वहां 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आना, 4 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर जाके मेरा पेट्रोल बर्बाद हो गया। तो आपने वो डिस्टेंस जोड़ी, आपने 2 जाने का 2 आने का, तो डिस्टेंस जुड़ जाती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस वापस वाले कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और डिस्टेंस आगे वाले कंडीशन में भी जुड़ता है। अब मान लीजिए देखो, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट 15 सेंटीमीटर गया, फिर ये सी पॉइंट में गया, माना इसमें 10 सेंटीमीटर और गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी, 15 और 10 ये 25 सेंटीमीटर। तो इसने टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो क्या किया, 25 सेंटीमीटर। अब मान लो ये यहां से आकर 25 सेंटीमीटर गया, फिर ये इधर आया यहां ए पॉइंट पे, तो 25 सेंटीमीटर रह गया और फिर 25 सेंटीमीटर इधर आया, तो टोटल कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। तो आपने एक चीज देखा, या इसमें आपने एक चीज नोटिस किया भाई, चाहे वो इधर को मतलब इस पॉइंट से चाहे वो आगे को जाए बी पॉइंट से, चाहे वो बी पॉइंट से पीछे की तरफ आए, मतलब बी पॉइंट से सी पॉइंट हो जाए, सी से ये बी पाए या बी से फिर ए पाए, हर कंडीशन में इसके द्वारा जो ट्रैवल किया गया जो डिस्टेंस वो क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो इसका मतलब इसमें दिशा की जरूरत ही नहीं है। माइनस भाई माइनस और प्लस क्या होते हैं, दिशाएं होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं। तो इसमें माइनस प्लस का कोई रोल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस के लिए जो हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कहीं भी इसको से जुड़ना ही जुड़ना, माइनस नहीं होना है। डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगी आपकी, ट्रैवल कितना कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूरी के लिए आपको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूरी किस में हम यूज कर रहे हैं, चाल में यूज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि चाल में यदि अगर दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चाल क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अदिश राशि आपकी ये चाल हो जाएगी। ये आपने इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप डिस्टेंस को समझिए, डिस्टेंस। तो अब ये बात आती है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगा, यानी कि एक फिक्स टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल की है, यदि उस डिस्टेंस को उस टाइम से यदि हम डिवाइड कर दें, भाग कर दें, दूरी को अगर समय से भाग कर दें, दूरी बटा समय कर दें, तो उस घटना को हम क्या बोलेंगे,
उस वस्तु की चाल, यानी कि द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इफ वी डिवाइड द डिस्टेंस बाय टाइम। यहां तक क्लियर? तो ये बात थी आपके वेग और चाल यानी कि वेलोसिटी एंड स्पीड की। नॉर्मल जो होता है, क्योंकि परिभाषा और फॉर्मूला तो सबको याद है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको इसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे सेकंड वीडियो की, सेकंड पार्ट की, औसत वेग एंड औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। हालांकि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड में पहले भी वीडियो में कुछ वीडियो में बीच में बोल चुका हूं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो वीडियो का टॉपिक कुछ और होता है और बीच में अगर मैं किसी एक छोटी चीज के बारे में बताऊं तो बच्चे उतना ध्यान दे नहीं पाते। तो इसलिए आज मैंने स्पेशली ये वीडियो औसत दूरी और औसत वेग और औसत चाल पे बनाया है। तो थोड़ा इस वीडियो को आप ध्यान सुनिएगा बच्चों। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो वाकई में जानना चाहते हैं कि ये टॉपिक में औसत वेग और औसत चाल क्या होता है, तो प्लीज वो वीडियो के साथ बने रहे। तो चलिए आप चलते हैं औसत वेग और औसत चाल की तरफ। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अब पॉइंट वाले औसत वेग और औसत चाल के बारे में, यानी कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो थोड़ा वीडियो को आप जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ बच्चों, थोड़ा सा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप बच्चे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए अच्छी अच्छी वीडियो आपसे मिस हो जाती है। अच्छा देखिए, अब हम औसत वेग और औसत चाल को समझने से पहले मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ। उन दो एग्जाम्पल से आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको जो है आपके पास जो है बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ पैसे दिए आपको, जैसे घरों में मेहमान आते ना, पैसे दे देते ना, उसी तरह से मान लीजिए मेहमान आपके पास आए, एक ने आपको 2 रुपए दिया, ठीक है, 2 रुपए का सिक्का दिया, एक ने आपको 5 का सिक्का दिया, ठीक है, एक ने आपको जो है 10 का नोट दिया, एक ने आपको फिर जो है आया उसने आपको 20 का नोट दिया, इसी तरह से एक ने आपको 1 का सिक्का दिया। तो इस प्रकार से आपका टोटल जो रुपए हुए, ध्यान देखिए टोटल रुपए कितने हुए, 5 और 2 7, 5 और 7 17, 17 1 18 और 18 20 38, 18 20 कितना हो गया, 38 हो गया। तो आपके पास जो टोटल रुपए हैं वो कितने हैं, 38 है। तो ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, टोटल आपके पास है 38 रुपए, ये तो टोटल है, ध्यान, मैं टोटल बोल रहा हूं, मैं औसत नहीं बोला मैंने अभी, ये टोटल है। अब आपसे यदि क्वेश्चन किया जाए कि ठीक है आपके पास टोटल रुपए तो 38 रुपए नहीं कि 38 रुपीज हैं, लेकिन इन आपके पास औसतन कितने रुपए होंगे आपके पास, औसतन, यानी अब यहां पर थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा कि फिर बात तो वही आ गई, औसत वेग वाली बात ही आ गई। औसतन कितने रुपए होंगे आपके पास? देखिए मैं यहां पर इसी बात को थोड़ा दूसरे लहजे में बोलूंगा कि यदि आपके पास टोटल 38 रुपए हो रहे हैं, जिसमें से एक मेहमान ने आपको 2 रुपए, एक ने 5 का, एक ने 10, एक ने 20, एक ने 1 रुपए दिया, ठीक है। तो इसी बात को मैं यूं कह सकते हैं कि औसतन प्रत्येक मेहमान ने आपको कितने रुपए दिए, ये क्वेश्चन बन गया। इस बात पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रत्येक मेहमान ने, यानी कि प्रत्येक जो गेस्ट आपके, ईच गेस्ट मींस जो प्रत्येक गेस्ट हैं, उन प्रत्येक गेस्ट में से, मतलब जो टोटल कितने गेस्ट हैं, 1 2 3 4 5 गेस्ट हैं, तो 5 गेस्ट में से प्रत्येक गेस्ट ने, प्रत्येक मेहमान ने आपको औसतन कितने रुपए दिए। औसतन एक परिकल्पना की जाती है, औसत एक्चुअली एक परिकल्पना ही होती है कि औसतन प्रत्येक मेहमान ने आपको कितने रुपए दिए, जबकि टोटल तो किसी ने 2, किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 1 रुपये। ध्यान दीजिए सबसे कम 1 रुपये वाला है, इसने 1 रुपये दिए, लेकिन मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो औसतन प्रत्येक मेहमान आपको कितने रुपए दिए। तो सिंपल सी बात है, औसत अगर निकालने की कोशिश करें हम कि एवरेज अगर इसकी निकालनी करेंगे तो 38/1 2 3 4 5 लोग हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका देखो 5, ये का 5 से 35 हो गया, और 3 आप ये 5 से 30, तो 7.6, यानी कि औसतन अगर देखा जाए तो प्रत्येक मेहमान ने मुझे कितने रुपए दिए, यानी कि जो घर में मेहमान आए थे उसने कितने, 7 रुपये 60 पैसे प्रत्येक मेहमान ने दिए। जबकि यहां पर देखिए सबसे लास्ट वाले ने कितने दिए थे, 1 रुपये दिया था, लेकिन उसके हिस्से में भी कितना आ रहा, 7 रुपये 60 पैसा आ रहा है। वो सभी का मिला करके डिवाइड कर दिया तो एक के हिस्से में वो भी 7 रुपये 60 पैसा आ रहा है, जबकि लास्ट वाले मेहमान ने सिर्फ 1 ही रुपये दिया था। जबकि अब उसको हम बोलेंगे 7 रुपये 60 पैसे, लेकिन ये मैथमेटिकल तो मानना ही पड़ेगा कि औसत ये बोल रहा है कि प्रत्येक मेहमान ने 7 रुपये 60 पैसे थे। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, नहीं आया? चलिए एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं, इस एग्जाम्पल को मिटा दीजिए। ठीक है, यहां पर मैं जो है कुछ महीने को नाम लिख रहा हूं और उन महीनों में आपने कुछ टास्क करने हैं, उन टास्क का एवरेज हमने निकालना है कि प्रत्येक महीने आपने कितने टास्क किए। ठीक है, तो मैं यहां पर महीनों का नाम लिख रहा हूं।
स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर मैंने महीनों के नाम लिखे हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 6 महीने आपको दिए गए। 6 महीने में प्रत्येक महीने आपको कुछ काम दिया गया, आपको कुछ टास्क दिया गया। तो पहले महीने यानी कि जनवरी में आपने कंप्लीट किए 6 टास्क, यानी कोई कुछ भी काम दिया गया 6 काम आपने कंप्लीट किए, ठीक है। फरवरी में आपने 4 काम कंप्लीट किए, 4 टास्क पूरे किए। मार्च में आपने 2 टास्क पूरे किए। अप्रैल में आपने 0 टास्क किए, देखो अप्रैल में आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। मई में आपने 10 टास्क पूरे किए और जून में आपने 16 टास्क पूरे किए। तो यहां पर क्वेश्चन ये बन जाएगा कि आपने प्रत्येक महीने कितने टास्क पूरे किए। ये एक अलग ही सा क्वेश्चन बन रहा है कि आपने प्रत्येक महीने कितने टास्क किए, औसतन टास्क किए। यहां पर प्रत्येक महीने तो आपको दिख ही रहा है 6, 4, 2, 0, 10, 16 किए, लेकिन आपने औसतन यानी कि औसत के हिसाब देखा जाए तो आपने औसतन एवरेज प्रत्येक महीने ईच मंथ कितने आपने टास्क कंप्लीट किए, मीन हाउ मैनी टास्क यू हैव कंप्लीटेड इन ईच मंथ। तो यहां पर आपने ये निकालना, देखे कैसे आपने टोटल टास्क कितने 6, 4, 10, 10 तो 12, 10, 22, 22 16, 38। तो आपने टोटल जो है इन 6 महीनों में टोटल टास्क कितने, 38 टास्क, यहां भी 38 निकल रहा है। आपने टोटल 38 टास्क पूरे किया। आपने टोटल आपके टास्क कंप्लीट करने की संख्या कितनी है, 38 है। लेकिन क्वेश्चन ये बनना कि इनका एवरेज क्या है। इनका एवरेज का मीनिंग कि प्रत्येक महीने औसतन आपने कितने टास्क किए। जबकि ध्यान दीजिए आपने अप्रैल के महीने 0 टास्क किया है, लेकिन हम एवरेज की बात कर रहे हैं। तो एवरेज निकालें कितने महीने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने। तो क्या करेंगे हम लोग, इस 38 को हम 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 6 से 36, 2 और 6 18, 2 और 6 18। तो कुल मिलाकर ये कि 6.4, मैं इसको एक राउंड फिगर में लेता हूं तो 6.4 टास्क। तो यानी कि अगर मैं औसतन देखूं, एवरेज देखूं, तो मेरे टास्क कंप्लीट करने का जो एवरेज है वो कितना है, 6.4 टास्क है। यानी कि मैंने प्रत्येक महीने कितने टास्क कंप्लीट किए, 6.4 टास्क मैंने कंप्लीट किए। जबकि ध्यान दीजिए आप अप्रैल के महीने में आपने 0 टास्क किए थे, लेकिन औसत यह बोल रहा है कि आपने 6 टास्क किए, 6.4, 6 से ज्यादा ही किया आपने। तो ये औसत की परिभाषा, ये औसत बता रहा है आपको कि इतने टास्क किए, जबकि रियल में आपने 0 टास्क किए। तो औसत ही जब निकाला जाता है तो औसत एक प्रकार से परिकल्पना करके निकाला जाता है। वो एक कंडीशंस बताई जाती है कि हाँ एक एवरेज, मतलब एक कंडीशन ऐसे बताया था कि हाँ इस तरह से मैंने काम किया होगा, मेरे काम करने की जो क्षमता है या मेरा जो रिजल्ट है वो इस तरह से होगा। यानी कि प्रत्येक मैंने 6 टास्क का, ये मेरी कैपेबिलिटी है कि मैंने इतने किए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एवरेज। बस अब जब ये सारी चीजें आप समझ गए हो कि भाई टास्क कंप्लीट करना, पैसों को जोड़ना, औसत, तो वही चीज यहां पर भी है। अब इसमें ज्यादा क्या आप समझ गए कि औसत वेग और औसत चाल में निकालना है। तो एक घटना ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, ये एक घटना यहां से स्टार्ट हुई और खत्म जाके मान लीजिए जेड पॉइंट में खत्म हुई। तो नीचे बीच में कितने पॉइंट है भाई, बहुत सारे पॉइंट है, सी डी इस तरह से, ठीक है, एक्स वाई जेड, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स पे हमने क्या ना औसत वेग और औसत चाल निकालना। बस सिंपल सी बात है कि प्रत्येक पॉइंट में जो वेग होगा उसका जितना भी होगा और जितने भी पॉइंट होगा उसको डिवाइड कर दे, वो औसत वेग निकल जाएगा। मैं एक रफ उसमें बोल रहा हूं आपको। इसी तरह स्पीड भी होगा, चाल भी होगा, कि प्रत्येक पॉइंट पे जो उसकी स्पीड होगी उन सभी स्पीड का आपके डिवाइड कर दीजिए जितने पॉइंट्स पे हैं। पॉइंट के हिसाब से, मतलब स्पीड तो आप पहले समय से निकाल लोगे, समय से डिवाइड कर दोगे डिस्टेंस को। तो जिन जिन पॉइंट में जितनी भी स्पीड्स निकली उन सारी स्पीड को उन पॉइंट से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका औसत चाल निकल जाएगा। इसी तरह से आपका अगर वेग की बात करें, वेग यानी कि वेलोसिटी की बात करेंगे, तो प्रत्येक पॉइंट में जितनी भी वेलोसिटी होगी, मतलब कहने का मीनिंग है ना कि देखो जब आपने देखो ना, जब बस सड़क पर चलती है ना, बस एक पॉइंट से देखो, बस स्टेशन ए से निकली और जेड स्टेशन पर वो रुकी, तो क्या होता है, हर एक भाई स्टेशन 20 में अलग अलग बस स्टॉप आते हैं। तो बस का क्या होता है, हर समय अलग अलग स्पीड होती है। कभी वो तेज भगाता है, कभी वो कम भगाता है, कभी बिल्कुल जीरो करता है, कहीं पर उसका बिल्कुल जीरो भी हो जाता है। देखा होगा आपने, जीरो क्यों होता है, क्योंकि वहां पर सवारी चढ़ना होता है। तो हर समय उसका एक उसकी जो वेलोसिटी है वो हर समय एक तो होता नहीं, उसकी जो वेग है वो हर समय एक जैसा होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि पूरी यात्रा के दौरान इसका औसत वेग क्या था, तो वो आप ऐसे निकालोगे, प्रत्येक स्टेशन पे, प्रत्येक बस स्टॉप पे उसके वेग का परिकल्पना करोगे, सॉरी उसका वेग पता करो कि इसका यहाँ पर इतना वेग था, और जितने भी स्टॉप्स हैं 1 2 3 4 करके 26 स्टॉप आ गए, इन 26 को डिवाइड कर दोगे, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। वो आपका क्या हो जाएगा,
औसत वेग हो जाएगा। इसी तरह से स्पीड भी हो जाएगा कि आपका कि औसत चाल क्या होगी वो भी इसी तरह से आपने निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अब औसत वेग और औसत चाल का फंडामेंटल समझ में आ गया होगा कि औसत वेग और औसत चाल क्या होती है। ये सिर्फ एक थियोरेटिकल लेक्चर था, ये इसमें प्रैक्टिकल नाम की कोई चीज़ थी नहीं वैसे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आपको अपने हिसाब से पूरा समझा सकूं कि आपको, ताकि इसका कॉन्सेप्ट जिंदगी भर याद रहे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है वीडियो का, औसत वेग और औसत चाल आप समझ गए हैं, माना कि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, पर फिर भी अगर आपको समझ में आया तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो अगर समझ में आ गया है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, चाहे वो नए स्टूडेंट्स हैं चाहे वो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है नॉलेज की यानी कि साइंस और मैथमेटिक्स के संबंध में नॉलेज वाली बहुत सारी बातें आती रहती। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।